हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 9th। 9वें चैप्टर पे आ गए हम लोग। 8 चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं। रे ऑप्टिक्स यहाँ से करीब एक सवा महीना चलेगा। मस्त लेक्चर है, मस्त मजा आएगा, धीमे धीमे चलेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन होगा, आज बहुत ही बेसिक बातें करेंगे लेक्चर की। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करेंगे कि भाई साहब रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़नी स्टार्ट कर दी हमने अचानक से, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है बच्चों? इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन डिटेल में पढ़ना है, कि जिसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स आते जाएंगे। कभी आपके सामने प्लेन मिरर होगा, कभी आपके सामने स्फेरिकल मिरर्स होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कभी आपके सामने रिफ्रैक्शन करने के लिए मीडियम चेंज हो जाएगा, एयर से वाटर, है ना, एयर से ग्लास वगैरह वगैरह जैसी चीजें। फिर वहां पे भी आपको क्या मिल जाएंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तरह तरह के आपको वहां पे लेंसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना और समझना होगा, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। एक और बड़ा स्पेशल केस होता है रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग अच्छे से पढ़ने होते हैं, लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो काफी डिटेल में चलेंगे और काफी धीमे धीमे चलेंगे। ढेर सारी डीपीपीज आप सॉल्व करेंगे। हाँ, डीपीपी के सोल्यूशन हो सकते हैं कि यहाँ से रे ऑप्टिक्स के डीपीपी के सोल्यूशन अभिलाष सर के द्वारा आए। अभी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, यकीन बैच बच्चों को बहुत लाइक कर रहे हैं, आपको भी उनका फील मिलेगा, आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि डीपीपी सोल्यूशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, उस चक्कर में डीपीपी डिस्कस नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल आज की डीपीपी रह गई है, बट आज की डीपीपी मैंने रात में भी सॉल्व करके आपको देनी है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ रेगुलर डीपीपी सोल्यूशंस हो। ठीक है, तो हो सकता है मैं आऊँ, कोई श्योर नहीं इस बात पे, जैसे आपसे ऐसी बात कर रहा था। शुरू किया जाए, आज बहुत मजा आने वाला है, स्टार्ट करें, बहुत मजा आएगा रे ऑप्टिक्स में। लंबी सांस, गहरी सांस, शुरू किया जाए नया चैप्टर। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। आज आपको समझ में आएगा कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कहां पे बनती है, कितनी दूरी पे बनती है, मिरर रोटेट करने पे क्या हो जाएगा, इस तरह की छोटी छोटी बातें आज बहुत ही बेसिक बातें करेंगे। शुरू किया जाए। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा आप फिजिक्स वाला। आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो, इंट्रोडक्शन। बेटा, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। बड़ा सिंपल था। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने ऑप्टिक्स बोल दिया। जब हम विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि विबग्योर था, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। जब भी आप लाइट की स्टडी करते हैं तो उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। बेटा, आपको अभी पिछले लेक्चर में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, है ना। यहाँ पे एक गायब हो गई ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, है ना, तो एक गायब कर दी। यहाँ पे अपन लोग बना लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और कौन सी होगी? माइक्रोवेव एंड देन विल कम रेडियो वेव्स। तो बच्चों, इस स्पेक्ट्रम में जो ये बीच में पार्ट होता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का, जिन वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज की, जिन वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के बीच की, इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। और इनकी स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। बड़ा सिंपल है। फिर आपने किताब में देखा होगा दो तरह की ऑप्टिक्स हैं, किताब में ऐसे डिवाइड करके दो दिया होगा, क्या क्या? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। बेटा, जो बच्चे किसी अच्छी बढ़िया कोचिंग पढ़ाई करते हैं या आप इंटरनेट से कहीं अच्छे से मटेरियल डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे रे ऑप्टिक्स की जगह अच्छी किताब होगी तो वो रे ऑप्टिक्स की जगह नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स नहीं लिखते नाम, चैप्टर का नाम लिखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेटा बच्चों देखो, है क्या? रे ऑप्टिक्स कुछ नहीं है, एक पुरानी मैथमेटिक्स है। रे ऑप्टिक्स कोई साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स अ मैथमेटिकल रूल टू डील विद लाइट, सिंपल। रे ऑप्टिक्स क्या है कि एक बंच ऑफ सेट ऑफ रूल्स बने हैं कि लाइट भाई यहाँ से यहाँ जाएगी तो ऐसे डायग्राम बनेगा, यहाँ से यहाँ लाइट जाएगी तो ऐसे डायग्राम बना देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम ये निकाल लेंगे, लाइट कितना बेंड होगी हम ये बता देंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, कितनी बड़ी इमेज बनेगी इसको बोल देंगे मैग्नीफाइंग पावर, है ना। मिरर को अपनी तरफ लेके आएंगे तो इमेज कितनी तेज मूव करेगी, हम मिरर की तरफ भागेंगे तो इमेज कितनी तेज मूव करेगी, मिरर को घुमा देंगे तो क्या होगा, एक प्रिज्म को हम पानी के अंदर डाल दें और फिर उस पर लाइट डालें तो क्या होगा। इस तरह की मैथ्स है पूरी लाइट से रिलेटेड। पर बेटा, रे ऑप्टिक्स कहीं भी आपको किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करती, इसलिए मैंने इसको मैथ्स बोला। मैथ्स में क्या होता है, चीजों का कैलकुलेशन करते रहते हो, ये नहीं सोचते कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में सोचना नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ, इसकी बातें नहीं करती, वहां पे हम अप्लाई करते जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैथ्स है कि लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा, एक पूरा एक नया सिस्टम बनाया। पहली बात तो लाइट को रे की तरह रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने, रे ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, लाइट को रे की तरह रिप्रेजेंट किया, एक नया तरीका बनाया कि लाइट को हम रे बनाएंगे। सोचो, अच्छा जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चुकी है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चुकी है तो उसको रे बनाने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। पहले उन्होंने कहा हम लाइट को रे बना देंगे, है ना। अब कई लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का वेव नेचर है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, आपका क्या कहना है इस पे? रे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का वेव नेचर है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, आपको क्या लगता है? हाँ बच्चों, ये टॉपिक बोर्ड में नहीं है, रिफ्लेक्शन आपके बोर्ड में नहीं है, आप रिफ्रैक्शन से ज्वाइन कर सकते हो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का वेव नेचर है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है? ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ, रे ऑप्टिक्स इनमें से कुछ भी नहीं है।
रे ऑप्टिक्स को लाइट के नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने लाइट की पूरी एक नई किताब लिख दी। रे ऑप्टिक्स क्या है कि हम ना वेव से मतलब है ना हमें पार्टिकल से मतलब, हमें मतलब नहीं लाइट का नेचर क्या है। हम लाइट की एक नई किताब लिखेंगे, एक नया नियम लिखेंगे कि लाइट क्या है, लाइट रे है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में बेंड कर जाती है, रिफ्रैक्शन। सेम मीडियम में वापस आती है तो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के समय I इज इक्वल्स टू आर, रिफ्रैक्शन के समय साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। इस तरह से उन्होंने अपने नए नियम बना दिए और इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा रे ऑप्टिक्स में कि लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है। लाइट की इन डेप्थ स्टडी नहीं की गई इसके अंदर कि रीजन ढूंढा जाए कि लाइट का नेचर क्या है, ये फिनोमेना क्यों हुआ, ये फिनोमेना क्यों हुआ। एक सेट ऑफ नए नियम बना दिए, उसको बोला रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट का कौन सा नेचर हो सकता है, अगर कोई पूछे, जैसे एक बड़ा ही बढ़िया कंफ्यूजन होता है बच्चों को, रे ऑप्टिक्स पढ़ता है उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ता है, रे ऑप्टिक्स पढ़ता है बच्चा उसके बाद वेव, तो उसको लगता है रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर होगा, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर होगा, पर ऐसा नहीं है। रे ऑप्टिक्स में दोनों नेचर होते हैं, रे ऑप्टिक्स को नेचर ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज रे। क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज रे, जिसमें लाइट क्या कंसिडर्ड है, इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज अ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज रे। ऐसी स्टडी जिसमें लाइट को हम क्या मान लें, पहली बात लाइट सीधी चलती है, और सीधी चलती है तो उसको हमने क्या बोल दिया, रे ऑफ लाइट। ये है रे ऑप्टिक्स। ना ही पार्टिकल नेचर से इसका लेना देना है, ना ही वेव में। बात समझो, रे ऑप्टिक्स को लाइट के नेचर से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने कहा कि यार ये लाइट मेरे मुंह पे आ रही है, कैसे आ रही होगी, ऐसे रे बन के आ रही होगी, ये है रे ऑप्टिक्स, है ना। स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज रे इज रे ऑप्टिक्स। अच्छा, फिर क्या, व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। क्या बता रहे हैं कि जब लाइट किसी बाउंड्री पे टकराती है, कहां टकराती है, किसी बाउंड्री पे टकराती है। जब लाइट, ये तो लिखा है, व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया, लाइट मीट्स अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया। बेटा ये क्या चीज है, बाउंड्री। लाइट जब किसी बाउंड्री पे टकराएगी तो दो फिनोमेना होंगे। यहाँ मान लो बाउंड्री है, इसके इस तरफ एक मीडियम है, इस तरफ दूसरा मीडियम है। लाइट जब इस बाउंड्री पे टकराएगी तो दो फिनोमेना होंगे। कुछ लाइट बेटा इससे पास कर जाएगी, रिफ्रैक्शन। कुछ लाइट बेटा यहाँ से पलट के आ जाएगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, जिसकी बात नहीं की। कुछ लाइट ये अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एकदम मटेरियल के। कुछ लाइट इसका सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो चार फिनोमेना होते हैं सरफेस पे। एक तो लाइट लड़कर वापस आना, रिफ्लेक्शन। एक लाइट का उधर की तरफ जाना, बेंड हो जाना, रिफ्रैक्शन। एक लाइट का इसके मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो जाना। एक लाइट का इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इस तरह के बेटा फिनोमेना होते हैं बाउंड्री पे। ये कौन बताया, रे ऑप्टिक्स ने बस यही बताया। वैसे रे ऑप्टिक्स इसी की बात करती है, रे ऑप्टिक्स इन्हीं दोनों फिनोमेना की बेसिकली बात करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। ये बोलते हैं कि लाइट यहाँ मान लो वन मीडियम है, यहाँ मान लो सेकंड मीडियम है। अगर लाइट इन दोनों मीडियम के बाउंड्री पे टकराएगी तो बाउंड्री पे दो फिनोमेना होंगे। एक लाइट हो सकता है इधर चली जाए बेंड होके, रिफ्रैक्शन। एक हो सकता है लाइट वापस आ जाए इधर ही पलट के, ये क्या है, रिफ्लेक्शन। पर इन्होंने बच्चों इसका कोई रीजन नहीं बताया कि लाइट क्यों रिफ्लेक्ट होती है, पलट कर क्यों आती है लाइट। यार ये तो पार्टिकल जैसी कुछ चीज है, कोई चीज गई वहां टकराई, गेंद जैसी पलट कर वापस आ गई। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये पास कर जाती है। अब ये पास करना तो पार्टिकल के बस की बात नहीं कि मैं यहाँ से बॉल मारूंगा, बॉल इस दीवार के पार हो जाए, ये भी अजीब लग रहा है। तो इसलिए नेचर के बारे में कोई बात नहीं करते, नेचर के बारे में बात करता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बेटा और थोड़ी समझदार वाली स्टडी और डेप्थ वाली स्टडी। ये आप कह सकते हो किसके लिए, ये एप्लीकेशन है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा, है ना। किसी की आंख खराब है, उसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको उठा के हम क्या फिक्स कर देंगे, कॉन्केव लेंस फिक्स कर देंगे, उसको सब दिखाई पड़ने लगेगा। सिंपल सोल्यूशन देते हैं, है ना। अब क्या है, क्यों लाइट बेंड हो रही है, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को लाइट के नेचर से मतलब नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। इसको लाइट के नेचर से कोई मतलब नहीं है, नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट से इसको कोई लेना देना नहीं। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, इसको लेना देना है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरीज की बात करेगी। देखो, डील्स विद द थ्योरीज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। ये बोलते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। वेव ऑप्टिक्स में जितना भी फिनोमेना है सब इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि लाइट का नेचर वेव है। ठीक है, जैसे कौन कौन से फिनोमेना है, इवन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी यही दिखाते हैं कि लाइट वेव है। ये प्रूफ करेंगे इस तरह से हम लोग। हाँ, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, सब यही दिखाते हैं कि लाइट एक वेव है। तो इसकी हम यहाँ स्टडी करेंगे। प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंट फिनोमेना इन लाइट। प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन। इनको देखो, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं था रे ऑप्टिक्स को। ये रूल्स बताते हैं। ये क्या बताते हैं बेटा, ये रूल्स बताते हैं कि रूल्स ये फॉलो करो तो ये होगा। और ये क्या बताते हैं, ये एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि ये क्यों हो रहा था। For the different phenomena in light, for the different such as refraction, reflection, interference, diffraction and polarization। बेटा रिफ्लेक्शन सबको पता है, लाइट का जाना, लड़कर वापस आना। रिफ्रैक्शन सबको पता है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, बेंड होना, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पढ़ रखा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, बेंड होती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसके बाद क्या है, इंटरफेरेंस। बेटा इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस है बेटा दो लाइट वेव का आपस में मिलना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ा था क्लास 11 में, यहाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। जैसे इस कमरे में हम इस दीवार पे देख रहे हैं, हमने इधर से एक ट्यूबलाइट जलाई है, हमको मस्त अब दिखाई पड़ रहा है। हमने दूसरी ट्यूबलाइट भी जला ली, हमको और मस्त दिखाई पड़ने लगा। हमने तीसरी ट्यूबलाइट भी जला ली, अब क्या होगा, और मस्त दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है, सोचो जरा इस बारे में। पानी बॉटल ले आता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या बता रहा था मैं, क्या बताया मैंने कि यहाँ मान लो इस दीवार पे देखना है, मैंने एक ट्यूबलाइट ऑन की, दीवार साफ दिख रही है। दूसरी ट्यूबलाइट भी ऑन की, दीवार साफ दिख रही है। तीसरी ट्यूबलाइट ऑन की, दीवार और साफ दिखेगी। गारंटी नहीं है इसकी, इसकी गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है, रूम में आप नंबर ऑफ लाइट्स बढ़ाओगे और रूम के किसी किसी कोने में लाइट कम होने लगेगी।
मेरे साथ तो ये पर्सनली बहुत हुआ है भाई। मैंने ये सेटअप बनाने में कितनी कितनी मतलब मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखो, मैंने कहाँ से कहाँ तक स्ट्रगल किया है सेटअप बनाने में। मैंने कई बार सामने यहाँ लाइट लगा दी, यहाँ पे 3 लाइट, तो मैंने देखा बढ़िया है, बोर्ड सही है। मैंने कहा इधर से 2 और लगा देते हैं, बोर्ड पे काला होने लग गया। मैंने कहा अच्छा ऊपर 2 लाइट और लगा देते हैं, बोर्ड थोड़ा चमका। मैंने कहा इधर से 1 लाइट हटा देते हैं, बोर्ड और चमक गया। लाइट हटाने पे भी चमक रहा था। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि रूम में आप नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज बढ़ाओ तो किसी एक जगह पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। ये बात समझ में आया कि आप किसी रूम में नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज बढ़ाते जाओ तो हर जगह लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी। हाँ वाकई सच्चाई बता रहे, सुनने में अजीब लग रहा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना। ये बताता है कि भाई आपने 2 लाइट सोर्स ऑन तो कर दिए, पर क्या पता दोनों की निकलने वाली वेव इस जगह पे आके क्या कर रही हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हो। एक वेव इस पॉइंट पे अपना मैक्सिमा चाहती हो, दूसरी वेव इस पॉइंट पे अपना मिनिमा चाहती हो। आपने कहा इस दीवार पे भाई रोशनी बढ़ जानी चाहिए, इधर से एक बल्ब जलाया रोशनी बढ़ी क्योंकि वेव ऐसी थी, इधर से एक और बल्ब जलाया रोशनी बढ़नी चाहिए थी, पर उसका जो फेस था वो इसके अपोजिट हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो बेटा इस तरह से चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये एक फिनोमेना इंटरफेरेंस, जिसको कौन एक्सप्लेन करेगा, वेव। ऐसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आपको पता है, रिफ्लेक्शन में पलटकर वापस आना सेम मीडियम में, रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में चले जाना। इंटरफेरेंस मैंने समझाया है ना, लाइट की वेव्स का मिलना। डिफ्रैक्शन क्या फिनोमेना है बेटा? बेटा डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस ओनली। डिफ्रैक्शन क्या है? स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस का ही एक छोटा सा केस है, 1 या 2 लेक्चर में समझ जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक होगा वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है, इंटरफेरेंस एक बड़ा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। उसके बाद पोलराइजेशन, बेटा पोलराइजेशन भी एक छोटा सा फिनोमेना है। क्या है कि मैंने इसे कल आपको थोड़ा बहुत शायद इसके बारे में हिंट दिया था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, कि लाइट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट अगर ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट करती है, ऐसे भी करती है, ऐसे भी करती है, ऐसे भी करती है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। फिर इसी में से अगर एक तरफ की बचे तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या 2 लेक्चर। ये सारे फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करती है। और वेव ऑप्टिक्स आप समझ में आ गया, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को अगले 1 महीने, सभी को क्लियर है क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दबा के पढ़ना है एकदम। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एकदम दबा के सारे लॉज, सारे फिनोमेना, क्या हो रहा है, यहाँ मैथ कैसी लग रही है, यहाँ कौन सा फॉर्मुला, यहाँ कौन सा फॉर्मुला नहीं है, ये सब पढ़ना है। और यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगी कहानी। वेव ऑप्टिक्स पहुंचते क्या हो जाएगा, थ्योरीज की बात करने लगेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर बेटा क्या रहेगा, रे ऑप्टिक्स के अंदर रूल्स रहेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर मैथ्स होगी, जहाँ मजा बहुत आएगा। वहाँ आपको शायद मजा कम आए क्योंकि वहाँ पे थ्योरी पार्ट बढ़ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक डिफरेंस और रह गया बेटा कि रे ऑप्टिक्स में जब आप बात करते हैं तब आप वेव नेचर की बात नहीं करते। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट की वेवलेंथ से काफी बड़े होते हैं। भाई लाइट की वेवलेंथ का साइज आसपास कितना होता है, लाइट की वेवलेंथ का साइज आसपास कितना होता है, लाइट की वेवलेंथ का साइज आसपास कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। और यहाँ आप किन ऑब्जेक्ट से डील करोगे रे ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स में बेटा आप किन ऑब्जेक्ट से डील करोगे, आप डील करोगे मिरर से, तो मिरर तो बड़े बड़े होते हैं। आप डील करोगे लेंसेज से, लेंसेज भी इतने छोटे थोड़ी ना होंगे कि नैनोमीटर में चले जाएं। आप डील करोगे प्रिज्म से, तो प्रिज्म इतना छोटा थोड़ी ना होता है कि नैनोमीटर में चले जाए। तो यहाँ आप उन चीजों बेटा डील करने वाले हो, 750 ले लो अप्रॉक्स होता है। आप यहाँ बेटा उन चीजों से डील करने वाले हो जो चीजें लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ी हैं, इसलिए यहाँ वेव नेचर का कोई मतलब नहीं होता है ना। आप यहाँ ये मान सकते हो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आप क्या मानते हो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जबकि वहाँ ये बात सच नहीं हो सकती, लाइट वहाँ पे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। यहाँ पे आप किससे डील करोगे, यहाँ पे आप डील करोगे ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल, ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप यहाँ पे डील करते हो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। दुनिया का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिस बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी जिसने कर रखी है, जिसने सिद्ध किया कि लाइट के पास वेव नेचर है, यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट 1 और स्लिट 2। बेटा स्लिट का मतलब होता है होल। तो बेटा ये जो होल होते हैं इनका डायमेंशन बहुत छोटा होता है लाइट की वेवलेंथ के पास, इस तरह से। तो जब आप वेव ऑप्टिक्स की बात करोगे तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम लोग ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा चुके रहते हैं, तो हम लोग को आगे पता है कि क्या होने वाला है। इसलिए हम लोग पहले से आपको पूरा इमेजिन कराते हैं, पूरा एक आपके सामने एक भूमिका सेट करते हैं। भूमिका कौन है वाला भूमिका नहीं। कई लोग को लग रहा है कि मैं बोर हूं, मैं टायर्ड हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। स्टिल हूं मैं टाइम दिमाग से। मैं आपको चाहता हूं आपको पूरा एक आइडिया लगे क्या हो रहा है, यहाँ से कितनी कहानी चलने वाली है आगे, ये आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी क्या होता है ना, कई बार एनर्जी में जब उछलने लगते हैं ना, उसमें ये बातें निकल जाती हैं तेजी से, फिर रिपीट 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 होता है, इसलिए एकदम प्यार से समझा रहे हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे ऑप्टिक्स समझ। तो ये थी रे ऑप्टिक्स की भूमिका। स्टार्ट करते हैं सम डेफिनेशंस बेटा, छोटी चीजें। रे रे क्या होता है सभी को पता है। The path along which light travels is called ray. They are represented by straight lines which arrows directed towards the direction of travel of light. अगर बेटा लाइट ऐसे जा रही है तो हम लोग रे ऐसे बनाते हैं। क्लियर है सभी को? ये रे हो गई। और क्या होता है, एक बीम होता है। बीम क्या होती है, बंडल ऑफ रेस को हम लोग बीम बोलते हैं। बीम 3 प्रकार की होती है, बीम पैरेलल हो सकती है, बीम डाइवर्जेंट हो सकती है और बीम कन्वर्जेंट हो सकती है। बीम क्या होती है बच्चों, जब ढेर सारी रेस हो, ये हो गई पैरेलल बीम, ये हो गई डाइवर्जेंट बीम, और यहाँ बना देते हैं कन्वर्जेंट बीम, ये हो गई। समझ में आ गया? डाइवर्जेंट व्हेन इट रेज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही हैं, स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट डाइवर्जेंट। एंड कन्वर्जेंट व्हेन इट रेज मीट एट अ पॉइंट, यहाँ सारी रेस एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इसको बोला कन्वर्जेंट। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने बेटा कुछ समझाया ही कहाँ, अभी तो मैं कहानियां सुना रहा था, दादी नानी की लोरियां। अभी मैंने समझाया ही कहाँ। क्लियर है? वॉइस लो है बेटा, ईयरफोन यूज करो, वॉइस तेज हो जाएगी। क्लियर है?
सो बीम क्या होती है बेटा, बंडल ऑफ रेज होती है। यहाँ अगर साथ साथ बनी हुई है तो पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे खोल के बनी हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट निकल रही है तो डाइवर्जेंट हो जाएंगी, टू द पॉइंट जा रही है तो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बेसिक लॉज। बेटा ये बेसिक लॉज ऐसे हैं जो हमेशा लगेंगे, बेटा ये ऑलवेज फॉलो होंगे, चाहे आपके पास जैसा भी सरफेस हो, चाहे आपके पास जैसा भी मटेरियल हो, ये ऑलवेज लगने वाले लॉ होंगे। बेसिक, एकदम बेसिक। इसको आप कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में कहीं भी लगा सकते हो। चलो देखते हैं क्या है बेसिक लॉज हमारे पास। पहला, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब होता है बेटा स्ट्रेट लाइन, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। इट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मतलब एक जैसा मीडियम। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर वाटर में ट्रैवल कर रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर किसी और गैस में ट्रैवल कर रही है, सपोज कर लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट अगर ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। कोई भी होमोजीनियस मीडियम होगा तो उसके अंदर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, रेक्टिलिनियर। पर अगर आप मीडियम चेंज करोगे तब बेटा लाइट बेंड हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का अलग होगा, n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू अलग अलग होगी, तो लाइट बेंड हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस समझ में आता है, जिन मीडियम में हर जगह ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना हर जगह यूनिफॉर्म हो। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है लाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रे ऑप्टिक्स इस पे ही टिकी है, पूरी रे ऑप्टिक्स इसी लॉ पे बनी है। पूरी रे ऑप्टिक्स का बहुत ही बेसिक सिद्धांत है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ, अभी बता रहे एक और लॉ अभी आ रहा है ऑप्टिक्स। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। अच्छा अनजाने में तुम्हें ये लॉ पता था पर कभी ऐसे पढ़ा नहीं था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे ये क्या बोलता है जरा सुनो। मान लो बेटा यहाँ पे एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे जा रही है, दो रे ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो बेटा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी ना होता है, इमेज बने कि यहाँ बस इतना ही सिग्निफिकेंस है। इन दो रेस को उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि ये रे कहीं और ट्रैवल करेगी और ये कहीं और, ऐसा होता है क्या भाई। रे ऑप्टिक्स तो तुमने क्लास 9 या क्लास 10 में भी पढ़ रखी होगी, क्लास 10 में पढ़ रखी होगी। मुझे ये बताओ, क्लास 10 में तो पढ़िए, काफी पढ़िए तुम लोगों ने। मुझे ये बताओ अगर दो रेज एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, काट दें, तो क्या दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को इफेक्ट करती हैं? नहीं, क्योंकि रेज असल में कोई चीज है ही नहीं, तो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई है, इसके नियम हमने बनाए हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन में चलाना है ना। तो यही चीजें बता रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, इट स्टेट्स दैट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से उनको मतलब नहीं होता है। एक रे दूसरे को क्रॉस करेगी तो पहले को उससे कोई फर्क नहीं, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रह जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बना लिया और मान लो यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर है और मान लो ये रे गई यहाँ से ऐसे आई और मान लो ये रे गई यहाँ से ऐसे आई, तो बच्चों हमने दो रे बनाई, दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, ऐसे ही हमने बस एग्जांपल ले लिया कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले लिया हमने कि एक रे मान लो ये है और एक रे मान लो ये है। अब देखो ये दो रे एक जगह पे इंटरसेक्ट की हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनका डायरेक्शन वहां से बदल गया है। ये रे जैसे जा रही थी वैसे चल रही है, ये रे जैसे जा रही थी वैसे चल रही थी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज एक दूसरे को काटने से ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन चेंज कर देगी। पर बेटा ये एकदम फालतू का नियम है, असली नियम ये है, सच्चाई ये है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बच्चों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिसके ऊपर पूरी रे ऑप्टिक्स टिकी है, इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरी रे ऑप्टिक्स टिकी है। किस पे? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। यहीं से रे ऑप्टिक्स का सबसे, अगर कोई पूछे रे ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक सिद्धांत क्या है, बेटा ये दोनों सबसे बेसिक सिद्धांत है रे ऑप्टिक्स के। जब रे ऑप्टिक्स की किताब पहली बार किसी ने लिखी, किसी महाऋषि ने जब पहली बार रे ऑप्टिक्स किताब लिखी तो उसने बोला कि भाई तुम जो फिनोमेना आगे करवाना हो करवाना, आगे आने वाले साइंटिस्ट तुम्हें जो फिनोमेना करवाना हो करवाते जाना, बस ये याद रखना कि ये दो नियम हमेशा फॉलो हों। पहला, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। दूसरा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त समझाएंगे, आपको बहुत फील होगा इसका इंपॉर्टेंस। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, इट स्टेट्स दैट रे रिट्रेस देयर पाथ व्हेन देयर डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अभी के तो बहुत सिंपल है, अभी के तो बहुत सिंपल है, अभी के लिए तो समझना बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है आपके पास, यहाँ मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, सिंपल एकदम। अभी तो इसका कोई बहुत खास मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, बट इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये मान लो एक प्लेन मिरर है, अगर आपने लाइट रे को ऐसे भेजा और इससे टकराया I = 0 डिग्री पे, तो ये वापस ऐसे ही लड़ जाएगा और लड़कर वापस आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट लाइट रे रिट्रेस देयर पाथ, इट स्टेट्स दैट लाइट रे रिट्रेस देयर पाथ व्हेन देयर डायरेक्शन इज रिवर्स। जरा इसकी मीनिंग समझो, इसकी जरा मीनिंग समझो। मान लो एक लाइट रे वहां से होती हुई मेरे पास आई और मैंने इसको वापस पलट दिया, मैंने इसको वापस पलटा तो ये उसी दिशा में उसी जगह से पास करती हुई जाएगी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। एक लाइट रे मान लो सूरज से होती हुई, सन से होती हुई सीधा वो लाइट रे मेरे पास आई, ठीक है। रास्ते में उसने ढेर सारी चीजें देखी हैं, रास्ते में उसने स्काई देखे, स्काई के डिफरेंट लेयर्स देखे, अगल बगल चिड़िया थी, हाई चिड़िया करते हुए इधर आई, फोटोन है, फोटोन ऐसे बोला हाई चिड़िया, चिड़िया बोली हाई, बॉस ऐसे करते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। स्पेस में एलियन मिली और बाबा क्या हाल, उसने बोला बढ़िया, ऐसे करके आई मेरे पास। मैंने मिरर से उसको लड़ाया, मिरर से लड़ते ही वापस गई। अब ये वापस जाते वक्त पूरा रास्ता सेम होगा, इसका मतलब ये था, ये नहीं कि लड़कर अच्छा 180 डिग्री पे, बेटा अगर सोचो तो पूरा वही रास्ता लेकर जाएगा। इसके पता है इसकी क्या मीनिंग निकाली, सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अभी सुनने बड़ा आसान लगा, लड़ा तो वापस आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है।
लड़ा, वापस 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 वापस, ये पूरा सेम रास्ता लेके जाएगा। यानी लाइट अपनी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग रखती है, लाइट अपने पास के इंसिडेंट अपने पास स्टोर करके रखती है कि अगर मुझे रिवर्स किया जाए तो मुझे उसी पास के इंसिडेंट से होते हुए जाना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस। बात समझ में आई? वापस जाएगी उसी चिड़िया के पास, और चिड़िया क्या हाल? वो कहेगी बहुत बुरा हाल है, मेरे बच्चे नीचे गिर गए। अरे तो उड़ रहे होंगे, नहीं वो उड़ नहीं पाएंगे भैया, अडॉप्टेड है। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस जोक, है ना? पता नहीं कितने लोग समझ आएगा। मम्मी भैया उड़ नहीं पाएंगे, वो अडॉप्टेड है। नहीं बिटवा, याद आया? क्लियर बात समझ में आई? तो लाइट की ये बहुत ही खास बात थी। मैं चाहूँ तो तुरंत बढ़ जाऊंगा, आपको चाहता हूँ आपको फील मिले ना कि क्या पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, वैसे ही बच्चों को बोरिंग लगने लगता है, यार क्या है लाइट है। इसका मैं फील दे रहा था कि फील क्या है इसका, कि लाइट स्टोर्स इट्स मेमोरी, लाइट के पास मेमोरी होती है भाई, बहुत बड़ी बात है, लाइट हैज मेमोरी। और बेटा इसकी जो मेमोरी कार्ड है ना, उसका डेटा कितना है तुमको आइडिया भी नहीं, कितने जीबी, कितने टीबी, कितने टीबी पावर ऑफ टीबी डेटा है। जितना भी रास्ता ट्रैवल करके आई है दुनिया में, वापस उतना ही रास्ता जा सकती है। मान लो मेरे पास एक कोई लाइट रे आ रही है किसी दूर चमकते तारे की, दूर चमकता तारा मतलब कहीं और का सन, है ना, कहीं और का सन, वहां से एक लाइट आ रही है, मैं पलटू तो वापस वहीं पहुंचेगी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये एक लॉ हमेशा फॉलो होगा और एक ये लॉ हमेशा फॉलो होगा। क्लियर है? लॉ ऑफ, बेटा इसका ना तुम एप्लीकेशन करके पास्ट इवेंट्स को डिलीट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कि अगर क्वांटम इरेजर आप लगा दो तो आप पुरानी चीजों को डिलीट कर दो। अगर आप पुरानी चीजों को डिलीट करोगे तो लाइट की मेमोरी में से वो चीज गायब हो जाएगी, लाइट वापस जाते हैं तो उन चीजों को नहीं देख पाएगी। तो ये क्वांटम इरेजर का एक कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, अभी एकदम ग्राउंड पे नहीं आ पाई हैं रियलिटी में। बट इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्शियल, अगर आप सर्च करना तो क्वांटम इरेजर करके कि पास्ट के इंसिडेंट्स को अगर हम डिलीट कर दें तो फ्यूचर के इंसिडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लाइट को तो लग रहा है पास्ट की चीजें हो रखी हैं, अब जब उसने वापस देखा पास्ट की चीजें गायब हो गई है। तो ये सब चीजें हैं बेटा। व्हाट इज पोलराइजेशन पढ़ेंगे। पोलराइजेशन में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में छोड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हम लोग आज के टॉपिक पे अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा बड़ा ही खूबसूरत फिनोमेना, आपको बहुत मजा दिलाऊंगा इसमें, और जितने सवाल बन सकते हैं जेईई मेंस लेवल पे, नीट लेवल पे, सबके सब आप कर ले जाओगे, क्योंकि मैं सबके सब करा के जाऊंगा, डीपीपी भी दूंगा। पढ़ाई का लेवल नहीं गिरेगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलो, when light rays strike the boundary of two media such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. This is called reflection of light. क्या बोला है? when light rays strike the boundary of two media, बेटा दोनों ही फिनोमेना कहां पे होते हैं? बाउंड्री पे होते हैं, जहां पे दो मीडिया, मीडिया मतलब होता है बेटा मीडियम, जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते हैं वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है, वहीं पे रिफ्रैक्शन। when light rays strike the boundaries of two media such as air and glass, एग्जांपल दिया है कि मान लो यहाँ पे एयर है और इस तरफ ग्लास है, तो बोल रहे हैं कि अगर लाइट रे इस बाउंड्री को स्ट्राइक की तो यहाँ पे क्या होगा? अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक। बेटा देखो क्या बोल रहे हैं, पूरी लाइट वापस नहीं आई, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक, पूरी लाइट वापस नहीं आई। बेटा क्या हुआ? इसमें से कुछ लाइट वापस आ गई, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक। थोड़ी सी लाइट बेटा इस तरफ चली भी जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो हो गया रिफ्रैक्शन। समझ में आया? अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में लाइट वापस आती है, पूरी पूरी नहीं आती, पार्ट ऑफ इट वापस आ जाती है। अब डिपेंड करता है किस तरह का सरफेस है। अब यहाँ पे अगर बढ़िया सिल्वर सरफेस होगा तो अप्रोक्सीमेटली 90% लाइट वापस लौट जाती है, सिर्फ 10% बाहर जाती है। अगर यही सरफेस आप बढ़िया सिल्वर सरफेस ले लो, पॉलिश सरफेस ले लो, तो भाई ये बढ़िया रिफ्लेक्शन करेगा, मस्त रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये बेटा करीब 90% रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, 7-8% को रिफ्लेक्ट करता है और 2-3% को एब्जॉर्ब भी करता है अपने अंदर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, ये आपने जरूर देखा होगा क्लास 10 में, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आप पॉलिश सरफेस लो, है ना, जब आप पॉलिश सरफेस लेते हो, एकदम स्मूथ सरफेस लेते हो, तब क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जब आपके पास अनइवन सरफेस होता है, जब आपके पास स्मूथ रेगुलर सरफेस ना हो, जब आपके पास अनइवन सरफेस हो, जब आपके पास अनइवन सरफेस होता है, कैसा होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होती हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती, यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं है, यही डिफरेंस है। ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये जिसको नहीं आता हो, पता नहीं यहाँ पे क्या खा के आया, क्या सोच के आया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया जानती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको जरा समझते हैं, आ जाओ। पहला लॉ, ये लॉ सबने सुना है, कई लोगों को समझ में कम आता है, ये लॉ कई लोगों को कम समझ में कम आता है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। पढ़ा सबने है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा किस प्लेन में है? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, किस प्लेन में है बेटा? बताइए किस प्लेन में है, ये बताओ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। बेटा ये प्लेन कौन सा है? हमने रटा था ये सेम प्लेन कौन सा है? किस प्लेन में है? बेटा ये इस प्लेन में है कि ये इस प्लेन में है? ये इस प्लेन में है कि ये इस प्लेन में है? कई लोग का आंसर सही आ गया है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, कई लोग कह रहे हैं कि वाई जेड प्लेन में है। बेटा एक प्लेन तो ये हो गया वाई जेड, एक प्लेन ये हो गया एक्स वाई। किस प्लेन में है? बेटा आप ध्यान से देखो, द इंसिडेंट रे ये रही, द रिफ्लेक्टेड रे ये रही, द नॉर्मल ये रही। बेटा सबके सब देखो इस प्लेन के अंदर है, ना कि इस प्लेन में। इस प्लेन में कहाँ है बच्चा? इस पे तो ये ऐसे टकराई, इस पे तो ऐसे टकराई, इधर से ऐसे टकराई और यहाँ से निकल गई। एक्चुअल में तो ये इस प्लेन के अंदर है ना सबके सब, है ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये वाई जेड प्लेन में है? देखो अगर आप ये कह रहे हो कि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, गलत बात है। ये रे यहाँ पे आई, ऐसे स्ट्राइक की, यहाँ से ऐसे निकल गई। इसके प्लेन में कहाँ हुई? ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे निकल गई। असल में ये सब किस प्लेन में है बच्चा? असल में ये सब इस प्लेन के अंदर है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाला प्लेन। लाइट ऐसे आई, देखो अब लाइट इसके अलॉन्ग ऐसे आई, टुक
देखो इसी प्लेन में चल रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन के अंदर, ये इंसिडेंट रे इसी प्लेन के अंदर, ये नॉर्मल रे इसी प्लेन के अंदर। क्लियर है? ये वाला प्लेन, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्लेन का नाम रखा गया है प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन क्लियर हो गया कौन सा है? दिस इज द प्लेन। इस प्लेन की बात हो रही, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें सब लाई करती हैं, ना कि इस प्लेन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वली। तो बहुत ही लल्लन टाप सी बात की उन्होंने भाई, किसको नहीं पता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये कब होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में? बेटा ये फिनोमेना कब होता है? रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? ये कब होता है? रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? सही आंसर दीजिएगा सोच के कि ये फिनोमेना कहां पे होता है? रेगुलर में होता है कि डिफ्यूज में होता है? बेटा सही जवाब है ये दोनों में होता है। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, बात सुनिए भाई साहब, लाइन बोलता हूं मैं तो सोच के बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। जहां भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो डिफ्यूज हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कर्व्ड हो, चाहे वो इंक्लाइंड हो, चाहे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये बात सिद्ध है भाई साहब, सिद्ध है। चलो नेक्स्ट। The above two laws can be applied to reflecting surfaces which are not even horizontal. The following figures illustrate the point. जरा ये देखिए, अनइवन में भी होगा बेटा, अनइवन में रेस पैरेलल नहीं होंगी, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर ही होगा। हर जगह होगा बेटा, दुनिया में हर जगह जहां रिफ्लेक्शन हो, अनइवन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, सभी रेस का। वहां पे नॉर्मल बदलते जाते हैं, अनइवन में सबके नॉर्मल बदलते जाते हैं, आई और आर तो बराबर ही होंगे। अब भाई साहब बात करते हैं, मैंने कहा इस टाइप का कुछ बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर है बेटा। कहीं भी यहाँ हमने बनाया, एक हमने क्या बना लिया, ये कॉनकेव मिरर, सभी को पता है ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। बेटा नहीं पता है तो पता कर लो, सब आ रहा है जेई में। नीट ने भी अभी सिलेबस अभी तो जारी नहीं किया, जारी करे तो पता चले। तो अभी तो ये सब आ रहा है बेटा सभी कॉम्पिटिशन में, उम्मीद है हटने की। हट जाएगा तो मजा आ जाएगा, तुम्हें काफी कम रिवाइज करना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहले लेक्चर में ऐसा डिजाइन ही किया हूं कि आपको सब चीज का धीमे धीमे आइडिया लगता जा रहा है, एक इंट्रोडक्टरी हो रहा है कि कॉनकेव मिरर में भी रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, आई इज इक्वल्स टू आर, लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। दो स्पेशल केस है मेरे पास। पहला स्पेशल केस नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है बेटा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री हो। ये इंसिडेंट लाइट आई, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे आप? ये इंसिडेंट लाइट आई, इस जगह पे सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? ये इंसिडेंट लाइट आई, सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? नॉर्मल बनाएंगे। सभी बच्चों ने बोल दिया क्या बनाएंगे? नॉर्मल। क्या बनाए? नॉर्मल। अब बेटा इंसिडेंट लाइट भी ऐसे ही, नॉर्मल भी ऐसे ही, सबको पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो बेटा आपने ये लाइट कैसे आई है? नॉर्मल इंसिडेंस है। ये लाइट कैसे इंसिडेंट हुई है? ऐसे। आप मुझे ये बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस प्लेस? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। सभी को समझ में आता है भाई साहब? आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे ऐसे बनेगा, यहाँ पे आप नॉर्मल बनाएंगे ऐसे बनेगा, ये बन गया नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बना, इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो पलट कर वापस ही निकल जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको यूज करके इमेज फॉर्मेशन हम लोग खटाखट इमेज बनाते हैं। बड़ा ही मस्त रूल है, इमेज फॉर्मेशन बड़ा काम आता है हमको। क्लियर है बात? मान लो प्लेन मिरर है, रे ऑफ इंसिडेंस गई, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, हाँ अगला देखिए ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब ग्रेजिंग में क्या होगा? ग्रेजिंग बेटा मिरर को हम लोग टच करते हुए जाएंगे, ग्रेज करते हुए जाएंगे, एकदम छूते हुए जाएंगे, तो ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये शायद ना सुना हो आपने, थोड़ा अनसुना सा होगा, शायद नॉट हर्ड है, इतना फेमस नहीं है कि नहीं? इतना सुना नहीं होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग क्या बेटा? टच करते हुए जाते हैं, एकदम मिरर को छूते हुए चले जाते हैं, छूते हुए चलेगा, टेंजेंट बना के चलेगा। कैसे चलेगा? टेंजेंट बना के चलेगा, टेंजेंट बनाकर चलेगा। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, ये बन गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये देखो छूते हुए, ये मिरर था, इसके ऊपर से टच करते हुए निकल गई, ये बनेगा नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिख रहा है? 90, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90। ये वाला ज्यादा पॉपुलर होता है कि लाइट जैसे आएगी पलट कर वापस वैसे ही चली जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। देखो लड़कर वापस चली गई, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट। शो दैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन गेटिंग रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i और डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2i। क्या बताना है हमको? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करनी है, ठीक है ना? एंगल ऑफ डेविएशन,
बेटा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन बताता है बेटा हाउ मच लाइट डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन, हाउ मच लाइट डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही थी, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट क्या ऐसे चली जाती? सोचो, अगर यहाँ पे ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट सीधे आती और यूं निकल जाती, है कि नहीं? ये लाइट यहाँ से सीधे यूं निकल जाती, है कि नहीं? बिल्कुल निकल जाती, पर मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है। अच्छा, तो बच्चों ये है एंगल ऑफ डेविएशन। मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, पर गई ऐसे, तो ये जितना ये घूम गई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं समझे? मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे निकलती सीधे, मिरर होने की वजह से लाइट घूम गई, तो कितना अपने ओरिजिनल पाथ से टर्न हो गई, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ मच लाइट डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। बेटा ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है, यहां से कितना घूम गई, इतना घूम गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल। बेटा डेल की वैल्यू कितनी होगी? आओ देखो डेल की वैल्यू कितनी होगी। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अगर आई मान लें तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई मान सकते हैं? दोनों बराबर ही होते हैं मेरे ख्याल से, ये आई तो ये आई। अब बेटा डेल कितना होगा? जरा यहाँ पे देखो पूरा एंगल कितना होगा? 180, 180 में से 2i माइनस करो तो डेल आएगा। बोलो बात समझ में आई? डेल क्या है? हाउ मच लाइट डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। बेटा ओरिजिनल डायरेक्शन ये रहा, ओरिजिनल डायरेक्शन ये रहा, यहां से कितना घूम गई लाइट, हाउ मच लाइट डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्शन लाइट का ये है, रिफ्लेक्शन की वजह से इतना घूम गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओरिजिनल से जितना घूम गई, एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा मैंने ये कहा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर माने तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई मान सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। अब जरा ये स्ट्रेट लाइन देखो, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हम बोल सकते हैं कि डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। यहां से देखो पाई है 180, देखो ये पूरा एंगल कितना है 180, डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। बोलो आएगा? लग रहा है? नहीं लग नहीं रहा है, आना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। ऐसे देख लो छोटे बच्चों की तरह, बेटा ये पूरा एंगल 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल देंगे आई प्लस डेल कितना होना चाहिए? 180। आई प्लस डेल, स्ट्रेट लाइन 180, कितना हो गया? डेल प्लस 2i, 180 को लिख सकते हैं पाई, यहाँ से डेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। अब क्लियर है एंगल ऑफ डेविएशन पाई माइनस 2i। अब बेटा बात आती है कि दूसरा वाला कैसे आया। इस डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i और डेल इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2i, इस डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i और डेल इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2i, ये दूसरा वाला कैसे आया? बात ये भी है, गाट इट यस सर गाट इट। दूसरा वाला कैसे है? पाई प्लस 2i, ये पाई प्लस पाई माइनस 2i तो समझ में आ गया ये पाई प्लस 2i कैसे है, जरा उसकी बात की जाए, दूसरे वाले की बात की जाए, पाई प्लस 2i। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्या एंगल ऑफ डेविएशन हम इसको भी तो बोल सकते हैं, ये पूरा अपने ओरिजिनल पाथ से कितना घूम गए। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे थे, क्लॉकवाइज में देख लिया, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना घूम गए, इसको भी एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे बेटा आंसर तो आंसर आप यही बताओगे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि और ये भी प्रूफ करके दिखा दो, तो दिखा दे रहे हैं, बट असल में एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही बताएंगे पाई माइनस 2i। अब वो पूछे, अगर कह रहे हैं दिखाओ तो हम दिखा सकते हैं, भाई ऐसे जा रहे थे और ऐसे चले गए, तो ये भी तो एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं, ओरिजिनल से कितना घूम गए, ऐसे जा रहे थे ऐसे चले गए। अब बेटा ये कितना हो जाएगा पूरा, अगर हम देखें तो ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा? पूरा सर्किल होगा 2 पाई में से डेल हटा लिया, कितना बचा? ये पूरा कितना हो जाएगा? यहां से देखो ये हो गया 180 और ये हो गया 2i, 180 प्लस 2i, है कि नहीं? मैंने कहा भाई ये स्ट्रेट लाइन, ये इसकी ओरिजिनल पाथ है और ये ऐसे चला गया, या तो इतना डेविएट हुआ या तो इधर से बोल दे इतना डेविएट हुआ। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये है 180, ये i और i कितना हो गया? 2i, तो कितना हो गया? 180 प्लस i इज इक्वल्स टू डेल। क्लियर? इसको डेल डैश कह देते हैं, चलो इज इक्वल्स टू डेल डैश। ये कितना है? 180, ये i और ये i, 180 i और i, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? 180 i और i कितना हो गया बेटा? पाई प्लस 2i। पर एग्जाम में अनलेस एंड अनटिल आपसे बोले कि दो एंगल ऑफ डेविएशन होते हैं, आप ये सब मत करना यार, आप इसी को सच मानना। ठीक है, ये तो बोला है तो मैंने प्रूफ किया है बस। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके नेक्स्ट, बढ़िया। फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे, ये सबको पता होगा कि अगर आप मिरर को थीटा घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती है। बहुत ही फेमस कहानी है, सभी को पता होता है कि अगर मिरर को बेटा हम थीटा रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होती है। ठीक है, बहुत ही फेमस कहानी है ये। फॉर अ फिक्स्ड, बेटा तुमने कैसे अज्यूम कर लिया मेरी तबियत खराब है? मैं बताऊंगा मेरी तबियत खराब है, तबियत बहुत चंगी है, मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत मस्त हूं, मैं एकदम मजे में पढ़ा रहा हूं, मस्ती में पढ़ा रहा हूं, शांति से पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ द मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच लाइज इन द प्लेन ऑफ मिरर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस व्हिच लाइज इन द प्लेन ऑफ मिरर। बेटा ये रहा प्लेन ऑफ मिरर, इसके अबाउट एक एक्सिस में मिरर को अगर थीटा रोटेट कर दिया, शो दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होगी। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, इसको फील करना पड़ेगा। तैयार है यहाँ? अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे, अगर आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी? रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी? 2 थीटा। हाँ भाई आइए समझते हैं इसको। तो
यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि बेटा ये एंगल कितना है आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आई। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं कि हमारी ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मिरर को हम थीटा रोटेट कर दें, मिरर को हम थीटा रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होगी। यानी मिरर को मान लो हम 20 डिग्री घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से 40 डिग्री घूम जाएगी। अगर मिरर को यहाँ से हम 20 डिग्री ऐसे घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से 40 डिग्री घूम जाएगी। तो इस बात को हमें देखना है, आइए देखते हैं। मिरर को घुमाते हैं बेटा, सबसे पहले मिरर को थीटा घुमाया, ये मिरर की ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको मैंने बोला m1, ये मिरर की फाइनल पोजीशन, इसको मैंने बोला m2। ठीक, मिरर को मैंने कितना घुमाया, थीटा एंगल घुमा दिया। मिरर को कितना रोटेट किया, थीटा एंगल, यहाँ से एंगल कितना है थीटा, थीटा एंगल रोटेट किया। ठीक है बेटा, अगर नॉर्मल की बात करें, अगर नॉर्मल की बात करें, ये अगर ओरिजिनल नॉर्मल है n1, जब आप मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी तो थीटा रोटेट होगा। भाई नॉर्मल हमेशा मिरर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहले इस वाले मिरर से परपेंडिकुलर है, जब आप इसको थीटा घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, जाहिर सी बात है। ये एक सरफेस है, ये उसका नॉर्मल है, अगर आप सरफेस को थीटा घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा घूमेगा, है कि नहीं। आपने सरफेस को थीटा घुमाया, इसके साथ साथ नॉर्मल भी थीटा घूम गया, तो नॉर्मल भी नया बनेगा। ये नया, ये पहला वाला नॉर्मल था, आपने इसको थीटा घुमाया। नॉर्मल क्या होता है बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आपने सरफेस को जब थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी उसके साथ, सरफेस को थीटा घुमाया, नॉर्मल भी उसके साथ थीटा घूम गया, तो नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं थीटा घुमा है तो ये नया नॉर्मल बन गया, इसको हम लोग बोल देंगे नए नॉर्मल को n2। ठीक, कितना घूम गए हम लोग नॉर्मल में भी, कितना एंगल घूम जाएंगे नॉर्मल के लिए भी, यहाँ से यहाँ कितना घूम गए थीटा। भाई जब मिरर को थीटा घुमाएंगे नॉर्मल भी थीटा घूमेगा। ठीक है, अब नए मिरर के हिसाब से बात करते हैं, नए मिरर m2 के हिसाब से बात करें, अगर m2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सोच के बोलिएगा। m2 के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, इंसिडेंट रे नहीं चेंज हुई पूरी कहानी में, इंसिडेंट रे यही है। अगर मैं m2 के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा गलत आंसर देगा अभी भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है नए नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, नए मिरर के रिस्पेक्ट में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई प्लस थीटा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई प्लस थीटा। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई प्लस थीटा। तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होना चाहिए, कितना, आई प्लस थीटा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये होना चाहिए आई प्लस थीटा। तो बेटा ये इंसिडेंट रे थी, ये नया नॉर्मल है। अब रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगी, भाई मिरर को घुमाओगे तो शीशा रहता है, शीशे पे से टॉर्च मारते रहते हैं, जब शीशे घुमाते हैं तो टॉर्च का जो रिफ्लेक्शन आता रहता है ऊपर गोल, वो भी तो चलने लगता है। यहाँ से टॉर्च मारा शीशे के ऊपर, वहाँ लड़ रही है लाइट, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं मिरर को ऐसे से, तो वो लाइट भी ऐसे तो चलने लगती है, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी ना भाई थोड़ा तो हमने कहा इसको थीटा घुमाया, नॉर्मल भी थीटा घुमा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, कितना एंगल है आई प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे निकली, इस वाले मिरर से ये निकली रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, R2, नई रिफ्लेक्टेड रे। नई रिफ्लेक्टेड रे बेटा नॉर्मल से कितने एंगल पे होगी, आई प्लस थीटा। बेटा ये रहा नॉर्मल, यहाँ से ये एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा। अब बात आई है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है, अब बात आई है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है, तो रिफ्लेक्टेड रे इतना घूमी है, यही तो बात कर रहा है। शो दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। तो बेटा नॉर्मल यहाँ से यहाँ पहुंचा, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई प्लस थीटा, नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आई प्लस थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है, मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टेड रे, मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टेड रे बेटा ये घूमी है, ये रिफ्लेक्टेड रे घूमी है। अब ये एंगल आपको निकालना है कितना है, ये वाला एंगल, ये कितना होगा, इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, ये एंगल निकालना है आपको। क्या करो, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, जो एंगल आपको चाहिए उसको क्या बोल दिया जाए, उस एंगल कुछ नाम दे दिया जाए, उस एंगल को चलो बोल देते हैं अल्फा, यही तो है, R1 से R2, R1 से R2 यही तो है। रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी है, R1 से R2, इसको बोल दिया अल्फा। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल निकालने के लिए इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, इस एंगल में से आई प्लस थीटा में से, आई प्लस थीटा में से ये एंगल माइनस कर दो, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये आई है ये थीटा है, ये एंगल होगा आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। बेटा आई से आई कट गया, थीटा माइनस माइनस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा आया, 2 थीटा आया। बताइए क्लियर हुआ ये चीज, 2 थीटा आया, 2 थीटा आ गया, बहुत बढ़िया आ गया, क्लियर, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया आ गया क्लियर। धीमे धीमे करके बताया, एक स्टेप करके बताया, एक बार रिपीट देखना है, चलो ठीक है एक बार, वैसे पता है रिपीट करने का मतलब नहीं है, बिकॉज यू हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास, आप उसको रिपीट करके खुद दे सकते हो, बट चलो ठीक है, अब लाइव क्लास इतना तो करना पड़ेगा। चलो मैंने बोला कि भाई ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मेरे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोल दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोल दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा आई बन जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मिरर को मैंने रोटेट किया, चलो पहले एक काम करते हैं, मैंने पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोल दिया, R1, और मैंने पहले वाले मिरर को क्या बोल दिया, M1, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे,
इसको मैंने क्या बोल दिया n1 पहला नॉर्मल। बेटा जब हम लोग मिरर को रोटेट करेंगे थीटा एंगल, मिरर को जब हम रोटेट करेंगे, मिरर को हमने रोटेट किया, कितना रोटेट किया थीटा एंगल। जब हम मिरर को रोटेट करेंगे, कितना रोटेट किया मिरर को, मिरर को रोटेट करेंगे, मिरर को रोटेट किया, कितना रोटेट किया थीटा एंगल, ठीक है। मिरर को यहाँ से यहाँ हमने थीटा रोटेट किया। जब मिरर को थीटा रोटेट करोगे तो उसके साथ चिपका हुआ नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, है ना। मिरर और नॉर्मल चिपके रहते हैं। जब मिरर थीटा रोटेट हुआ नॉर्मल भी, तो हमने कहा नॉर्मल भी रोटेट होके मान लो यहाँ पहुंच गया नया नॉर्मल, ठीक है। दिस इज द न्यू नॉर्मल, इसको हमने बोल दिया n2। अच्छा, अब नए नॉर्मल से जरा देखो, ये नया मिरर है m2। अब नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नॉर्मल भी रोटेट कर गया, कितना रोटेट किया थीटा। अब मैंने कहा नए मिरर के लिए m2 के लिए व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, m2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है i प्लस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी i प्लस थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है, अब रिफ्लेक्टेड रे भी थोड़ा घूम के निकलेगी, मान लेते हैं ये निकली रिफ्लेक्टेड रे नई वाली। भाई मिरर को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर गई, ये हो गई R2। अब R2 N2 से कितना एंगल बनाएगी, इसके बराबर। R2 N2 से कितना एंगल बनाएगी, यहीं से तो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहीं से तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, कितना एंगल बनाएगी I प्लस थीटा। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न हुई, सवाल ये है दैट द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमी बच्चा, रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल, R1 से R2 कितना घूमी है, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल R1 से R2, इसको मैं बोल देता हूं अल्फा घूमी, R1 से R2 कितना घूमी अल्फा घूमी। अब बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, कितना घूमी R1 से R2। बेटा ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो अल्फा आ जाएगा, कहां से, इस पूरे एंगल में से, यानी I प्लस थीटा में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं इतना, तो अल्फा आ जाना चाहिए। I प्लस थीटा में से अगर ये माइनस कर दूं, बेटा ये कितना होगा, ये I है ये थीटा है, ये I है ये थीटा है, ये कितना होगा थीटा माइनस I होगा, ये थीटा है सॉरी ये थीटा है, ये I है, ये कितना होगा I माइनस थीटा, सॉरी ये कितना है I है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा I माइनस थीटा। अब बेटा अल्फा कितना हो जाएगा, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा हटा दो, अल्फा क्या होगा I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा हटा दो, I प्लस थीटा में से क्या हटा दो I माइनस थीटा, I प्लस थीटा में से I माइनस थीटा। बेटा I माइनस I खत्म, थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना रोटेट की 2 थीटा। क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। चलो सवाल करते हैं इसका। हाँ, सवाल क्या है, बाय हाउ मच द मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाय हाउ मच द मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे है, बोले मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, बताएं। मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, बताएं। ये सब टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तुम लोग को पढ़ना ही नहीं है तो क्या करें। मिरर को कितना रोटेट करें कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। भाई रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, कितना घूमना पड़ेगा उसको 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल होने के लिए, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करने के लिए कितना घूमना होगा 60 डिग्री। अगर रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना है इसके अलोंग तो 60 डिग्री। बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट की कितना, ये कितना हो गया 2 थीटा, तो मिरर को रोटेट करना पड़ता है कितना थीटा, है कि नहीं। जब मिरर को थीटा घुमाए थे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमी थी, तो मिरर अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 घूमी है तो मिरर कितना घुमा होगा 30 डिग्री, कैसा सेम सेंस में क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लियर। मिरर को जब आप यहां से यहां मान लो मिरर को कितना रोटेट किया आपने 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर जाएगी 60 डिग्री, सिंपल। क्लियर हुई बात, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट से हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आइए देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डी वाला भी सही है, चेक करने दो मुझे, क्या डी वाला भी सही है। 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सोचने दो जरा। 30 डिग्री इधर घुमाया, अगर 150 डिग्री मैं इधर घुमाऊंगा तो ये भी तो 150 डिग्री इधर घूमेगा। 150 मतलब क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्या, देखो 30 30 60 60 और 60, बेटा 120 आ रहा है, वो तो कहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है। सोच के आंसर दो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बड़ा बोल देंगे, बस सोचो तो कि जो कह रहे हो उसका सेंस बन रहा है। 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप कह रहे हो, बेटा 150 डिग्री घुमाएंगे तो कितना घूमेगा 75, 75 घूम के क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 150 डिग्री घुमाओगे, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप 150 डिग्री घुमाओगे, यहाँ से आप इसको 150 डिग्री इधर घुमाओगे तो ये कितना घूमेगी 75,
आपने 150 ऐसे घुमाया, ये 75 घूम के हॉरिजॉन्टल कहाँ हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल से करनी है। चलो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कैसे फॉर्म होती है, सिंपल हम लोग अभी इमेज बनाना सीखेंगे। पहली बात समझो, नियम समझो, पहले नियम समझो, नियम पहले समझ लो। नियम क्या है, फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमको पहले से पता है, हमको पहले से पता है कि इमेज उतनी ही अंदर बनेगी जितना सामने ऑब्जेक्ट है। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड, फॉर अ प्लेन मिरर लाइक एक मिनट, फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगी। तो पहले अपने दिमाग में ही लगा लो, पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि भाई साहब इमेज कहाँ बनेगी, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनती है। ठीक है, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज। ये चीटिंग कर ली हमने, पहले से इमेज हमको पता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी ही पीछे इमेज। और दूसरी चीज याद रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू मिरर होती है। क्लियर, लाइटनिंग कुछ कम आ रही है क्या, नहीं इसमें तो सही है। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है बेटा वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर। अब देखो रे डायग्राम कैसे बनाना है। मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे ली, ऐसे लड़ाई मिरर पे, मिरर क्या करेगा बेटा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। अच्छा, इमेज पता है वहां बननी है, ठीक है, तो एक काम करो, पहले से इसको यहाँ जोड़ दो, अब रिफ्लेक्ट कराओ। बात समझ में आई, बात समझ में आई। हाँ मुझे पता है रिफ्लेक्ट ही होगा, बट आपको पता है कि इमेज कहाँ बननी है, पीछे। भाई साहब ये वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से आप इमेज रे लेके आए और इसको यहाँ पहले मिला दो, अब इस लाइन के लॉग रिफ्लेक्ट करा दो। यही काम नीचे कर लो, एक रे यहाँ लेके जाओ, यही काम नीचे साइड कर लो, एक रे नीचे लेके ले जाओ, नीचू को यहाँ लेके जाओ, इसको पहले से इससे मिला दो और ये रिफ्लेक्ट करा दो। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आई, सब देख रखा होगा पहले भी, ये पहले भी देख रखा है हाँ या ना, ये चीज पहले देख रखी है, यस और नो, यस और नो, ये सब चीजें पता है पहले से, यस। तो मैं क्या बता रहा था, अगर नहीं पता है तो चलो देखो स्टार्टिंग से देखो। मान लो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं था, तुम एकदम गधे थे, तुम्हें नहीं पता इमेज कहाँ बनती है, इमेज क्या होता है, कोई आइडिया ही नहीं है। मिरर भी पहली बार जीवन में सुना है, ठीक है ना, बस मिरर में आज तक वही किया था, मेकअप किया था, ठीक है। गर्लफ्रेंड से मिलने जाने से पहले वही बाल सही किए थे आज तक, और मिरर कुछ नहीं जानते थे। कोई बात नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आए, मिरर पे टकराई। यहाँ पे बेटा मिरर पे जब रे टकराती है तो क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे लेके आए, वो मिरर पे टकराई। बेटा जब भी रे टकराती है तो आप क्या बनाते हो, जब भी रे टकराती है मिरर से तो आप क्या बनाते हो बच्चा, आप नॉर्मल बनाते हो। क्या बनाते हो, नॉर्मल बनाते हो। तो आपने इस जगह पर एक नॉर्मल बना लिया। अब बेटा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा सेम काम आपने नीचे को भी कर लिया, सेम काम आपने नीचे को भी कर लिया। यहाँ पे आप ले गए, यहाँ पे नॉर्मल बनाया आपने, यहाँ पे आप रे लेके गए, यहाँ पे भी आपने क्या किया, नॉर्मल बनाया, और यहाँ से फिर रे रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है, ये दोनों रेस कहीं मिलती हुई दिख रही है नहीं बेटा, ये कैसी रेस है, डाइवर्जिंग रेस। डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट, बेसिक बातें हैं पर याद रखना, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट, कन्वर्जिंग रेस ऑलवेज मीट, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी। डाइवर्जिंग रेस नेवर, बेटा कहीं मिलेंगी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने देखा शायद पीछे मिल रही है, तो हमने इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, देखा पीछे यहाँ पे मिल गई। हमने इसको भी प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, देखा पीछे मिल गई। बेटा कितने डिस्टेंस पीछे होंगी, डी डिस्टेंस पीछे आई पे मिली है, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतनी पीछे इमेज। दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बेटा वो ये है कि रेज अपीयर टू मीट हुई हैं, रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। सब 10 की बातें आपको पता होगी बेटा, रेज एक्चुअली मीट नहीं की हैं, क्या हुआ है, रेज अपीयर टू मीट है। बच्चों जब रेज अपीयर टू मीट होती हैं, जब रेज अपीयर टू मीट होती हैं तब कैसी इमेज बनती है, तब मेरे ख्याल से वर्चुअल इमेज बनती है कि रियल इमेज बनती है। बहुत ही हलवा लेक्चर है, वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज बना दिया। वैसे मैंने रे डायग्राम बनाने का तरीका बताया है, दिमाग लगाओ, पहले से इमेज बना लो उसके बाद रे डायग्राम बनाओ, पहले इमेज बना लो फिर रे डायग्राम बना करो। खैर एनीवेज, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज। और एक बात याद रखनी है कि ये लाइन जो होती है ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ने वाली, वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, आगे फिर से बताएंगे। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रूफ। बेटा इस बात का प्रूफ देना है, हमें इस बात का प्रूफ देना है। फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। यहाँ तो हमने बता दिया, ये कह रहे हैं फॉर अ प्लेन मिरर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। प्रूफ करना है दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, बहुत ही आसान है बच्चा। आप रे डायग्राम कंप्लीट करो पहले। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज मान लो यहाँ बनी, हमें नहीं पता है डिस्टेंस कितना, अब हम नहीं बता रहे डी है, प्रूफ करेंगे हम प्रूफ करेंगे, इसको बोलते हैं मिरर एम। हमें प्रूफ करना है क्या, ओ एम इज इक्वल्स टू एम आई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। हमें प्रूफ करना है। चलो रे डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ से एक रे लेके आया बेटा, ऐसे ये रे ऐसे मिला दी, ऐसे निकाल दी। सेम रे एक नीचे मिला सकते हैं, जरूरत नहीं है, इसी में काम बन गया। एक रे, चलो ठीक है, एक रे ले आया नीचे, ऐसे निकाल दी, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक रे परपेंडिकुलर ले जा सकते हो क्या, एक रे परपेंडिकुलर ले जा सकते हो, ऐसे वाली। बेटा ये रे कैसे वापस आएगी पता है, ये कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर एक रे मैं ऐसे निकाल लूं, नीचे वाली देखो जरा भूल जाओ, अगर मैं ये रे ना यूज करूं, भाई इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए होती है, सब छोटी छोटी चीजें पता है कि आपको कि नहीं। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है, तो मैंने 2 रेस ये ले ली। इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत होती है, मैंने एक रे ये वाली ले ली, एक रे ये मारकर सीधा वापस आ जाएगी। तो बेटा अगर ये मारकर सीधा वापस आ गई, एक रे ये वाली ले ली मैंने, हाँ, एक रे ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट होके,
ठीक है। और एक रे मैंने ले ली नॉर्मल इंसिडेंस वाली, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे, तो बेटा ये जैसे गई है मारकर वैसे ही वापस आ जाएगी, है कि नहीं। अब ये दोनों रेस कभी नहीं मिलने वाली हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको भी हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और बहरहाल वो यहाँ मिल गई। अब बात आती है कि क्या ये बात सच है, OM इक्वल्स टू MI। चलो बेटा इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। क्या ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों में सेम है? सेम है। क्या ये साइड दोनों के लिए कॉमन है? कॉमन है। ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों में सेम, ये साइड दोनों में कॉमन। जरा एंगल की बात करते हैं। और यहाँ पे बनेगा बेटा नॉर्मल, बनेगा कि नहीं बनेगा? इंसिडेंट रे आके मारी है, क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। ठीक है, नॉर्मल बना दिया मैंने। बेटा ये एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बेटा ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब जरा देखो यहाँ पे जो जेड बन रहा है ये थीटा, तो बेटा ये भी थीटा। ये जो जेड बन रहा है ये थीटा तो ये थीटा। सिमिलरली बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा, हाँ टेढ़ी बन गई, बना के रहूंगा तुझको मैं, रुक जा। हाँ, अब बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, समझ के देखो। बेटा इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल थीटा और इसमें ये एंगल थीटा। ये थीटा कैसे हुआ? क्योंकि ये थीटा है, इस लाइन पे एक एंगल थीटा, ये एक एंगल थीटा, ये थीटा कैसे हुआ? जेड की वजह से। एक एंगल 90 एक 90, तो बेटा तीसरा एंगल भी बराबर होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा। एक एंगल 90 है और एक साइड बराबर है, तो बेटा RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है कि नहीं भाई? तीनों एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, और तीनों में से एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। यानी दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बराबर है, दोनों के रिमेनिंग एंगल्स बराबर है, तो डेफिनेटली रिमेनिंग साइड्स भी बराबर होगी। ऐसा होते ही हम लोग बोल सकते हैं कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है, नाम तो पता हो। ट्रायंगल O, इसको बोल दो MI, और इसको बोल देते हैं पॉइंट, क्या बोल दिया जाए? P बोल दिया जाए। तो ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल IMP। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लिखें, OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल IPM। तो बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो OM इज इक्वल्स टू MI, दोनों डिस्टेंस बराबर। इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज होती है, यही बात मैं प्रूफ कर रहा था। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है कि ये जो लाइन है बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली, ये मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये इस बात का सबूत दे रहा था। चल लिखा है, द लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट और उसको इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इमेज कहाँ बनेगी? x दूर ऑब्जेक्ट है तो x दूरी पे इमेज बन जाएगी, ये रही इमेज। और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू मिरर। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू मिरर। दूसरा वाला देखो बेटा, ये वाला जरा देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मिरर है। अब बताओ क्या करें? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मिरर है, सॉरी ऑब्जेक्ट ये मिरर है। अब बताओ कैसे बनाए इमेज? मिरर तो दिख ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? मिरर तो दिख ही नहीं रहा। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मिरर को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके, या ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। जब आपको ऐसा दिखे ना कि ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं है, मिरर की सफिशिएंट नहीं है, मिरर की इनसफिशिएंट लेंथ दिख रही हो, लेंथ सफिशिएंट नहीं है, तो मिरर को नीचे ऊपर आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। मान लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस दूर है, तो बेटा इतनी ही डिस्टेंस दूरी पे आप इमेज बना देना, खेल खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर था, x डिस्टेंस दूर इमेज कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू दी लाइन ऑफ मिरर। बेटा ये इमेज बनी कैसे? क्या आप इसका रे डायग्राम भी सपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक बार इमेज बन गई, अब रे डायग्राम बनाना हलवा है। एक बार इमेज बन गई, अब रे डायग्राम बनाना हलवा है। अब भाई साहब रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। एक बार इमेज बन जाए, मैंने बोला जितना डिस्टेंस ये होगा x, उतनी डिस्टेंस पे इमेज x। अब बेटा रे डायग्राम बना दो, ऑब्जेक्ट से एक रे लेके गए, यहाँ पे लड़ा दो, जहां मनो वहां लड़ा दो, इमेज अपने पास है, एक रे यहाँ लड़ा दिए। अब एक काम करो, दिमाग लगाओ, पहले से इमेज से लाइन जोड़ दो और उसके बाद रिफ्लेक्ट करा दो। फिर ऑब्जेक्ट से एक और रे उठा लो, एक रे ये उठा ली, यहाँ ले जाके लड़ा दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक और रे निकाल ली मैंने, ये रे यहाँ ले जाके लड़ा दी, ठीक है ना, इस जगह पे। पहले से इसको इमेज से मिला दो और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो। अब बेटा ये दो रेज आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, पीछे कहाँ मीट की आई पे, बात समझ में आई? तो इस तरह से दिमाग लगाते हैं रे डायग्राम में। रे डायग्राम में पहले इमेज बनती है तब रे डायग्राम बनता है, याद रखना। पहले क्या बनती है? इमेज, फिर क्या बनता है? रे डायग्राम। ये सेम चीजें मैं बताऊंगा जब आपको मैं मिरर्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लेंसेज भी पढ़ाऊंगा। अभी तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी चलेगा, फिर लेंसेज चलेगा। मिरर्स आपके सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, कंपटीशन का भी मेरे को पता नहीं, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पे मैं आपको यही हैक बताऊंगा कि पहले सारी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन से अपनी इमेज की एक्जैक्ट पोजीशन निकाल लो, उसके बाद रे डायग्राम को सक्सेसफुली बनाओ, वरना रे डायग्राम पहले से नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। चलो लास्ट वाला बताएं बच्चों, सभी लोग लास्ट वाला बताएं। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी बताएं? इस जगह पे बनेगी, इस जगह मेरे ख्याल से इसके एक्जैक्टली सामने बननी चाहिए। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे यहाँ कहीं पे इमेज बन जाएगी। क्लियर है सभी को? जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बना देंगे। क्लियर है? रे डायग्राम तो इसका बहुत ही आसान होगा, इस वाले का अगर बोला जाए तो बहुत ही ईजी होगा। यहाँ से रे लेके आए ऐसे, इमेज से जोड़ दिया, रिफ्लेक्ट करा लिया। यहाँ से रे लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा लिया। दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं? पीछे आई पे। इसका बहुत आसान है, यहाँ से रे ले गए ऐसे, इमेज से पहले से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ से रे लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। सेम नीचे भी यहाँ से लेके गए ऐसे, इमेज से जोड़ लिया और रिफ्लेक्ट करा दिया। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ये तो अपनी बात हो चुकी है कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। बड़ी जल्दी इन्होंने हमको बता दिया, हमको पता थी बात। चलो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज इन द फॉलोइंग केस। बेटा लोकेशन ऑफ इमेज बताइए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज यहां बनेगी, ये नो, क्या इमेज एक्जैक्टली इतनी 2 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी, क्योंकि 2 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज भी 2 मीटर पे बनेगी, बताएं, क्या इमेज भी 2 मीटर पे ही बनेगी, यस और नो। कई लोग यस बोल रहे हैं, कई लोग नो बोल रहे हैं। क्या इमेज भी 2 मीटर बनेगी, नहीं बेटा, आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या होगी, मिरर के परपेंडिकुलर। यही तो पिछले वाले में बता रहे थे, आंख बंद रहती है क्या, द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेटा जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो परपेंडिकुलर होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, यही बात तो बताई थी। अब जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी, खेल खत्म। द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट से इमेज मिरर के परपेंडिकुलर होंगे। अब ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, ये नहीं निकाल सकते बेटा, ये 30 है, इधर आएगा 2 cos 30, इधर आएगा 2 sin 30, 2 sin 30 यानी sin 30 मतलब 1/2, कितना हो गया 1। बेटा ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1, 1 मीटर। बोलो आया बेटा, ये 2 है, इधर क्या आएगा 2 cos 30, इधर क्या आएगा 2 sin 30, 2 cos 30, इधर क्या आएगा 2 sin 30, 2 sin 30 कितना हो गया 1। नेक्स्ट ये बताएं, 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, बताएं इमेज कितनी दूर बनेगी, सोचें सोचें भाई, 6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कितने सेंटीमीटर पे बनेगी, नहीं बनेगी, 1 पे बनेगी, 6 पे बनेगी, नो इमेज भाई, वाई नो इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लाइन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू मिरर होगी। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेज जहां बनेगी वो मिरर से क्या होगी, परपेंडिकुलर। पहले ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो मिरर के ऊपर, ये मान लेते हैं बेटा ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, मान सकते हैं भाई 90 डिग्री के क्रॉस हो रही है लाइन, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी बेटा 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत, ये 30 डिग्री है, हमने यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दी, ये 90 डिग्री, ये 30 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। ऑब्जेक्ट से इमेज कितने एंगल पे होगी, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बेटा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये बेटा कितना दे रखा है मेरे को 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर हो गया बेटा, इधर 6 cos 30, इधर 6 sin 30। ऐसे नहीं समझ में आता cos 30 sin 30 तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात ना है सर जी, को टेंशन ना है, को टेंशन ना है, कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर कैसे समझ में आएगा बता रहा हूँ, फिर दिक्कत तो है, तो समझ में नहीं आया ना, तभी तो दिक्कत है सर, तुमको बता रहा, बना दो 90 डिग्री मुझे खूबसूरत सा। हाँ अब सुनो, ज्यादा हो गया, बता रहा, अरे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, और क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो बेटा। ये वाला ट्रायंगल देख लो, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला ट्रायंगल देख लो, sin 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा जिन दो साइड के बीच में 90 डिग्री होता है वो तो हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकते, हाइपोटेन्यूज तो तीसरी साइड ही होती है। इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री है तो एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस, ये दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री है तो ये तो उसमें से कोई हाइपोटेन्यूज है नहीं। sin 30 इज इक्वल्स टू, देखो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, OM, एम यहाँ पे लिख लो, हाँ sin 30 यहाँ लिख लो OM, हाँ sin 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया OM, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा 6 हो गया, sin 30 1/2 इज इक्वल्स टू OM बटे 6। बेटा यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज भी परपेंडिकुलर कितना दूर होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को, इससे बाहर से इस टॉपिक पे और सवाल नहीं बन सकता, क्लियर है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है 3 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कितनी दूर होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर, क्या कह रहे हो, अच्छा कुछ लोग का पॉइंट बड़ा आसान है, कुछ लोग का पॉइंट बहुत ही आसान है, वो कह रहे हैं कि सर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर के पीछे रखा है तो इमेज तो बनेगी ही नहीं, रॉन्ग है बेटा, आपने शायद वर्चुअल इमेज का और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। ये ऑब्जेक्ट इस टाइम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो असल में ऑब्जेक्ट होता नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये पलट के दूसरी इमेज बना रहा है। कई बार ऐसा होगा रे ऑप्टिक्स में, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बात हो गया, बहुत छोटा सा बात है रे ऑप्टिक्स के लिए, बड़े बड़े रे ऑप्टिक्स में छोटी छोटी बातें बहुत बार होंगी। क्या होगा, कैसे होगा बताते हैं। मान लो आपके पास एक मिरर है, एक लेंस है, दो चीजें हैं। यहाँ पे मान लो एक लेंस है, यहाँ पे एक मिरर है। बेटा लेंस अपनी इमेज बनाएगा, वो इमेज मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लो एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन में करने होंगे। मान लो यहाँ एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, असली वाला, सच्चाई वाला ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक लेंस है, उसके बाद एक मिरर है, ठीक है। तो लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी मिरर के पीछे, लेंस ने, बता रहा हूं मतलब इसे बताने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इतना ही बता दूं, वर्चुअल में तो बहुत ही तुम्हारे इतना ही काफी है। मान लो यहाँ एक लेंस है, मान लो यहाँ एक मिरर है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बात में बताता हूँ। मान लो यहाँ कोई लेंस है, लेट अस सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो बेटा ऑब्जेक्ट से रेज आई, ऐसे कॉन्वेक्स में उसको कन्वर्ट किया, यहाँ इमेज बनी मान लो, है ना। एक लेंस है और एक मिरर है,
सोच रहे हैं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गया, कुछ भी बताने लग रहा है, पहली क्लास है, थोड़ा रहम कर दो, छोटे बच्चे हैं। मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो बोला कि रॉन्ग है उसका आंसर। मान लो बेटा ये रे आई, कॉन्वेक्स मिरर ने इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे उसने इमेज बना दी पहली इसकी। अब बेटा ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन गई है, ये इमेज क्या बन गई है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई मिरर के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। अगर सवाल पूछेगा फाइनल इमेज कहाँ है, तो बेटा ये फाइनल इमेज नहीं होगी, इसके बाद इमेज से जितनी दूर, सॉरी मिरर से जितनी दूर इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे फाइनल इमेज बनाएगा, ये होगा आंसर। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। येलो चैट बेटा हमारी टीम से ही कोई कर रहा होगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो उधर से कोई बता रहा होगा कुछ, मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा, चेक कर लूंगा कौन बैठा था येलो चैट से, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है येलो चैट से। ये नहीं समझ में आया सर, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कैसे बन सकती है सर, मिरर के पीछे वाले ऑब्जेक्ट की इमेज। अच्छा मैं तुमको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि सर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमें कैसे दिख सकती है। तुम्हारे घर में शीशा है, शीशे के अंदर तुमको अपना बिस्तर दिखाई पड़ता है, शीशे के अंदर तुमको अपना बिस्तर दिखाई पड़ता है, तो क्या बिस्तर सच में शीशे के अंदर है? वो क्या बन गया आपके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपकी आंख के अंदर जाके स्क्रीन पे क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। शीशे के अंदर जो भी चीज देख रहे हो क्या सच में वाकई में वो शीशे के अंदर है? नहीं, वो क्या है, आपकी आंख के लिए, आपकी आंख के लेंस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही तो है। जब आपने बिस्तर को ऐसे देखते हो तो आप बिस्तर क्या बन गया, आपके ऑब्जेक्ट। आपने बिस्तर को देखा, बिस्तर क्या, अरे यार बहुत छोटी चीज है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ऑप्टिक्स करके। पेशेंस, वरना पेशेंट बन जाओगे, पेशेंस रखो ना पेशेंट बन जाओगे, बहुत आसानी समझो धीमे धीमे। जितना सवाल लगाओ बेटा, जितना पढ़ाई करोगे उतना समझ आएगा, जितना आगे पकड़ पकड़ बकवास करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा कभी जीवन में। चिल्लाते रहोगे ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, बेटा पढ़ाई सोल्यूशन है, जितना पढ़ोगे उतना अपने आप दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, फालतू सवाल पूछना बंद कर दोगे। यहाँ मेरे सामने बिस्तर है, मैं बिस्तर को देख रहा हूँ, बिस्तर ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मेरे आंखों की स्क्रीन में बन रही है। वहां मेरे सामने मिरर है, मिरर के अंदर भी बिस्तर है, तो मिरर के अंदर सच में बिस्तर थोड़ी ना है, तो बिस्तर की इमेज है जो मेरी आंखों के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। बात समझ में आई है? तो बेटा इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऐसी चीजें आगे मिलने वाली हैं हमको, क्या सवाल में कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, आपको इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं, चलिए ट्राई करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। हाँ दिखती है, क्या नहीं आया बेटा? एक बात बताओ, यहाँ मेरे सामने ये चेयर है, ये चेयर मुझको दिखाई पड़ रही है, चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट। मेरे आंख के अंदर क्या लगा होता है, लेंस, ये पता है कि नहीं, आंख के अंदर लेंस होता है, ठीक है। ये चेयर मुझे दिखाई पड़ रही है, चेयर मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे लिए, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बेटा मिरर के अंदर भी चेयर है, मिरर के अंदर भी चेयर है, वो चेयर भी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। क्या मिरर के अंदर वाकई कोई चेयर है? नहीं, वो तो इस चेयर की इमेज है जो मेरी आंखों पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मेरी आंख में लेंस लगा है ना, वो तो चेयर की इमेज को क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट, और उसकी इमेज बनाएगा मेरी आंखों की स्क्रीन पे। भाई यहाँ भी तो एक स्क्रीन है जिस पे फाइनल इमेज बनती है। तो जो चेयर की इमेज मुझे दिख रही है मिरर के अंदर, वो क्या बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर माई आई लेंस, इसकी वो इमेज बनाएगा। इस पे आओ चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है। पहली बात तो मिरर को मुझे लग रहा है एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहली चीज तो मुझे यहाँ से जो लग रही है, मुझे लग रहा है मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मिरर तो काम नहीं आ रहा आपने, ये मिरर मैंने एक्सटेंड कर लिया, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन क्या होगी, मिरर के 90 डिग्री पे होगी। बोलो बात समझ में आई? पहले तो मैंने मिरर को एक्सटेंड कर लिया, पहले तो मैंने मिरर को एक्सटेंड कर लिया। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बन जाएगी, और ये लाइन क्या होगी, ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ने वाली, मिरर के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ती हुई लाइन क्या होगी, मिरर के परपेंडिकुलर। अब पता नहीं यार इमेज यहाँ बनेगी कि नहीं, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इमेज इसी लाइन पे बनेगी, ऐसा नहीं कह सकते सीधा सीधा। जरा सोचते हैं, ये जरा सोचना पड़ेगा। देखो देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे है तो इमेज इस लाइन पे बनेगी, दैट वी आर नॉट श्योर। इमेज यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ कहीं भी बन सकती है, तो ये मत कहना सीधा इस लाइन, थोड़ा देखते दिमाग लगाते हैं। बेटा ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 तो ये 45 होगा, होगा कि नहीं होगा? हम ये श्योर है इमेज इस लाइन पे बनेगी। अब इस लाइन पे कहाँ बनेगी ये नहीं श्योर है। इमेज यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी कहीं भी बन सकती है, ठीक है। अभी हम श्योर नहीं है कहाँ पे भी। बेटा हमने बोला कि एंगल कितना है, 45 डिग्री, ये 2 हो गया, तो बेटा ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ये 2 हो गया, इधर आएगा 2 cos 45, इधर आएगा 2 sin 45। नहीं आया तो लिख लो भाई, sin 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने कहा भाई ये OM कितना है, OM मिल जाए तो MI मिल जाए। एक बार OM मिल जाएगा तो MI मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, मिरर का डिस्टेंस इमेज से बराबर होगा। तो हमने कहा डिस्टेंस कितना है, sin 45 इज इक्वल्स टू OM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2। यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो गई, 2 sin 45। बेटा sin 45 1/√2 यानी 2/√2। बेटा ऊपर है 2 को √2 लिख सकते हैं, नीचे √2 से कैंसिल हो गया, कितना आया √2। मतलब ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये डिस्टेंस है √2। ये डिस्टेंस कितना है, √2, यानी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, √2 डिस्टेंस बनेगी। डिस्टेंस कितना आया, √2, इमेज भी √2। बेटा ये 45 तो ये 45। अब बच्चा ये 45 है, ये √2 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये फिर से कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। भाई 45 डिग्री के सामने √2 तो ये कितना था 2, 45 के सामने √2 तो ये कितना हो जाएगा 2। इमेज फाइनली यही बनेगी। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x में 0, y में -2। आया? नहीं बेटा C नहीं D। √2 तो यहाँ से डिस्टेंस हुआ, यहाँ से थोड़ी ना, C नहीं D, 0, -2। क्लियर है? फिर से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, पहले तो मिरर को एक्सटेंड करना पड़ा, कर दिया भाई साहब, मिरर को एक्सटेंड भी कर दिया, मिरर को एक्सटेंड कर दिया। अब इमेज कहाँ बनेगी, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से, मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लाइन होगी वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये ऑब्जेक्ट इमेज की लाइन है। अब हमें नहीं पता है कि इमेज इसी लाइन पे यहाँ बन रही है कि नहीं, इस बारे में भी हम श्योर नहीं, ये मिरर है। बेटा ये 45 तो ये 45। अब sin 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको OM की वैल्यू चाहिए, sin 45
इज इक्वल्स टू OM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। बेटा यहाँ से OM कितना हो गया 2 sin 45, sin 45 1/√2। बेटा 2 को लिख सकते हैं √2, नीचे भी क्या है √2 कैंसिल, OM की वैल्यू आ गई √2, OM की वैल्यू आ गई √2। अब बेटा ये √2 है तो MI भी √2 होगा, ये तो हमने पढ़ा है, जितना बड़ा OM होगा उतना बड़ा IM होगा, तो IM की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से √2 के बराबर हो जाएगी, मतलब जो इमेज है वो यहाँ से √2 डिस्टेंस आगे है। बेटा ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। अब ये 45 डिग्री है, ये √2 है, तो बेटा ये 2 ही तो होना पड़ेगा। जरा समझो इस बात को, समझाने के बहुत से तरीके हैं, पहले इतना समझो ये कितना आया √2। बेटा ध्यान से देखो ये कितना हो गया 2√2, ये 2 है, ये 2√2 है, तो क्या ये साइड 2 नहीं होगी? ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड 2 थी, ये आई है 2 टाइम्स ऑफ √2, तो डेफिनेटली ये साइड 2 होगी। देखो ये 2 है, ये साइड कितनी आई 2√2, तो डेफिनेटली ये साइड कितनी होगी 2, 90 डिग्री पे सही है, ये 90 है, ये 2 है, ये 2√2, तो ये अपने आप 2। तो बेटा फाइनल इमेज यहाँ बन रही है अपनी y एक्सिस पे, इस जगह पे। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में 0 y में -2, x में 0 y में नीचे -2, d 0, -2। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ भाई साहब, येलो टीम मेरी ही, येलो चैट मेरी ही टीम की होगी, मैंने देखी नहीं अभी एक भी, तुम्हें दिख जाए तो मैं बता दूं, कुछ नया स्टार्ट हुआ होगा। क्या हुआ, तुम लोग से कुछ गंदी बात कर दी क्या येलो चैट ने? नेक्स्ट आ गए हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो गई, एक्सटेंडेड की बात कर लेते हैं। ये मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज चाहिए। बेटा बहुत आसान है, अब दिमाग लगाओ, इसमें 2 पॉइंट हैं और भी आपको इसकी इमेज बनानी है। बेटा जितनी दूर ए है, जितनी दूर ए है उतनी दूर ए की इमेज बना दो, और परपेंडिकुलर टू मिरर बनाना, बस यही सब दिमाग लगाते रहो भाई। इसकी मुझे इमेज चाहिए। अब जितनी दूर ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें एक पॉइंट हो, एक्सटेंडेड मतलब पॉइंट से ज्यादा हो। अब भाई जितनी दूर ए है उतना दूर ए का इमेज, बड़ा आसान है, जितनी दूर ए उतनी दूर ए की इमेज, और मिरर के परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोला ए डैश। जितनी दूर बेटा बी है उतनी दूर बी की इमेज, ये बन गई बी डैश, कंप्लीट, ये बन गई इमेज। चिल। अब कोई कहे नहीं ऐसे थोड़ी ना रे डायग्राम बनता है। अच्छा रे डायग्राम, आओ ओके रे डायग्राम, ओके ओके रे डायग्राम देता हूं मैं। हाँ पहले इमेज बना ली, अब एक रे ऐसे लेके जाओ, ये क्या होगा पलट कर वापस आ जाएगी, ठीक है, पीछे जाके यहाँ पे लग जाएगी। एक रे यहाँ से ए से ऐसे लेके जाओ और ए डैश से पहले से मिला दो और ऐसे पलटा दो, चलो ए की इमेज बन गई ए डैश पे, ऐसे बी की बना दो। एक रे ऐसे लेके जाओ, पलट कर वापस आ जाएगी और बी पे ऐसे मिला दो। एक रे बी से ऐसे लेके जाओ, ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, हो गया बी की इमेज बी डैश पे। क्लियर हुआ? पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो भैया, तब रे डायग्राम बनाने बैठो, ठीक है। बहुत बड़े तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या ना बनो, पेंटर बाबू ना बनो बहुत बड़े, कि मैं पहले पेंटिंग्स कर लूंगा फिर बाद में सही इमेज बनेगी। कॉन्सेप्ट ऐसा बेटा, कॉन्सेप्ट ये है जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज, कॉन्सेप्ट याद रखो, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज परपेंडिकुलर लाइन पे। तो यहाँ से मैं एक रे लेके आया बेटा, ये तो लड़के ऐसे चली जाएगी, पीछे जाके ऐसे मिल गई। एक रे मैं नीचे लेके गया, लड़ी, मैंने पहले से बीच से उसको मिला लिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। बेटा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेज अपीयर टू मीट है। अपीयर टू मीट है मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि रेज अपीयर टू मीट है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात बेटा, कैसा बन रहा है इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही सीधा बन रहा है। सीधा मतलब बेटा अपराइट बन रहा है, अपराइट मतलब बेटा इरेक्ट बोल सकते हैं। याद रहेगा एक बात आपको कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी, हमेशा सीधा बनेगी, याद रखना। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरी पॉइंट बेटा, तीसरी पॉइंट, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज क्या है, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। क्लियर? ऑब्जेक्ट इज सेम साइज एज, इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बेटा अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछूं कितना हो रहा है, एक टर्म होता है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछूं कितना हो रहा है m, ये होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा इसका, जितनी हाइट ऑफ इमेज है उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन बनाएगा। और बेटा साइन के साथ रखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। अगर इसको मैं 1 मीटर लूं तो ये भी +1 है, कितना आया 1। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज 1। बेटा अगर यहीं पे उल्टा बनता तो मैग्निफिकेशन क्या होता, -1। छोटी छोटी बेसिक चीजें आज पहले लेक्चर में सीख रहे हो, यही अगर उल्टा बना हुआ होता तो ये हो जाता 1, ये होता -1, तो मैग्निफिकेशन -1 आता। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बेटा, इसकी इमेज बनानी है। अब बस ललन टाप खेल करना है आपको भाई साहब। ये ए है, जितना दूर ए है उतनी दूर ए की इमेज बना दो यहाँ पे, और जितना दूर बी है उतनी दूर बी की इमेज बना दो। और याद रखना मिरर से कैसे रहो, परपेंडिकुलर रहो, समझ के चलना, मिरर से परपेंडिकुलर, मिरर से यहाँ बना ए, जितना दूर बी उतना दूर बी, बेटा ये बन गई इमेज। इसको बेटा क्या बोलते हैं, शायद ये भी आपने 9 10 में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इमेज जो बनी है वो ऐसे पलट गई है। इस पलटने को क्या बोलते थे हम लोग, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। इस पलटने को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। जैसे अब ये P है ना, P की इमेज चाहिए मेरे को, P की इमेज चाहिए, तो P का ये पॉइंट सबसे पास है तो इधर भी सबसे पास होगा। P का ये पॉइंट दूर है तो ये पॉइंट यहाँ भी दूर होगा, ये पॉइंट भी दूर है तो ये पॉइंट भी दूर होगा। खत्म, अब इमेज बना दो। नीचे वाला पॉइंट जितना दूर है उतना दूर नीचे वाला पॉइंट होगा, बस अब इमेज बना दो, बन जाएगा। ये पॉइंट जितना दूर उसकी इमेज वहाँ, ये लाइन बन गई ऐसे। इसको बेटा क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। अब देखो घड़ी में बज रहे हैं 3, इमेज में क्या दिखेगा 9। घड़ी में बज रहे हैं 3, इमेज में क्या दिखेगा 9। कैसे होगा चलो देखो,
भाई साहब ये सबसे पास है तो इधर भी ये सबसे पास होगा, है कि नहीं। ये ऊपर यहाँ पर है तो ये यहाँ भी ऊपर वहीं होगा, है कि नहीं। खत्म भाई, गोल आकार तो गोल ही दिखेगा, गोल आकार तो गोल ही दिखेगा। अब जरा मुझे बताओ, ये सबसे पास था तो यहाँ पे ऐसे ही दिखा, ये एरो सबसे पास थी तो यहाँ पे भी एरो यहीं पे पास में दिखेगी, ये सेंटर। यहाँ पे बज रहे थे 3, वहां बज गए 9, है कि नहीं। यहाँ बज रहे थे 3, यहाँ बज गए 9। घड़ी में समय देखते हैं तो पलट जाता है। तो बेटा मिरर वाली अगर प्रॉब्लम आती है घड़ी से रिलेटेड, वैसे आ नहीं रही है, ये सब आती है बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ मतलब जहाँ स्पीड प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मिरर प्रॉब्लम अगर आती है प्लेन मिरर की और आपसे टाइम निकालने को बोलता है, तो बेटा जो इमेज का टाइम होगा, जो इमेज का टाइम होगा दैट विल बी 12.0000 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम। 12 में से इसको ऑब्जेक्ट माइनस कर देना, इसका टाइम मिल जाएगा। देखो मिरर इमेज में 3 बजे थे, घड़ी में देखा 9 बजे हैं, कैसे हुआ 12 - 3 से 9, ठीक है 12 - 3 से 9, ऐसे मैंने बना के दिखा दिया। ये सबसे पास था, यहाँ ये सबसे पास है ना, दिख रहा है। ये 3 से क्या बज गया 9 बज गया भाई। नेक्स्ट बता दे, फाइंड द टाइम शोन इन मिरर बाय अ क्लॉक व्हिच रीड्स इतना। तो बेटा मिरर में टाइम क्या होगा, इमेज में टाइम क्या होगा बेटा 12.0000 माइनस ऑब्जेक्ट में टाइम कितना है 0.23515। क्लियर है, कितना हो जाएगा बेटा, ये बताया ना ये 0 100 तक नहीं जाता। थोड़ी बहुत तो मैथ पढ़ रखी होगी बचपन में, वो किताब होती थी पतली पतली जिसमें आंसर लिखने होते थे, जिसमें पीछे से आंसर देख के हम लोग आंसर छाप देते थे। फिर भी ये तो पता ही चल जाता था उसमें भी कि जब टाइम वाली चीज होती है तब 60 तक जाना होता है। टाइम वाले में 100 तक नहीं जाते, 60 तक जाते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड। याद आया 60 मिनट और 60 सेकंड। तो बेटा ये 60 है, ये मान के चलो। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ से एक पहले तो ये 0 है, यहाँ से इधर से इधर बोरो करेंगे, ये 60 हो जाएगा। फिर इसमें से एक बोरो करेंगे, ये 60 और ये 59। याद है 60 मिनट और 60 सेकंड। यहाँ से एक बोरो किया, ये 0 0 से 60 हो गया। फिर यहाँ से एक बोरो किया, ये 59 और ये 60। 60 - 15 हो गया 45, ये 59। 9 - 5 4, 5 - 3 2। बेटा 12 से 11, 11 - 2 9, 9 बज के 24 मिनट 45 सेकंड। क्या ये आंसर आया 10 नहीं आएगा बेटा, बोरो भी तो करना पड़ेगा। 0 में से कुछ जा नहीं सकता ना, इस 0 में बोरो करना है बेटा। यहाँ से एक बोरो करोगे, ये हो जाएगा 11। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11.59.60। 11 मिनट 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड इक्वल्स टू 12 घंटे। नहीं समझे भाई, 12 घंटे की क्या लिख सकते हैं 11 घंटे 59 मिनट। कहोगे 1 मिनट कम है तो हमने कहा 60 सेकंड, तो ये 12 ही तो हुआ। 12 घंटे को क्या लिख सकते हो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। 12 घंटे की जगह 11 घंटे 59 मिनट, 1 मिनट कम पड़ रहा है, 60 सेकंड दे दिए हमने आपको। 60 - 15 45 हो गया सीधा। 9 - 5 4, 5 - 3 2, 11 - 2, 9 बज के 24 मिनट और 45 सेकंड दिखेंगे मिरर के अंदर। क्लियर हुआ। हाँ ये सब बहुत बचपन में पढ़ा था, मुझे भी याद है। हमारे यहाँ एक किताब आती थी मेंटल मैथ्स करके, उसमें आंसर देख के हम लोग देते थे। क्लियर है, चलो हैक नहीं है बेटा, टीम से कोई चैट कर रहा होगा, किसी ने तुम्हें गाली बक दी क्या टीम से, तो फिर हैक होगा भाई। क्लियर, येलो चैट तुमसे क्या बोल रही है, घर जाओ पढ़ाई करो, क्या बोल रही है। अरे मैं थोड़ी ना टाइप करूंगा, कोई टीम से लिख रहा होगा। अभी देखते हैं कौन है। चलो बेटा जस्टिस फॉर योरसेल्फ ढूंढो, वरना आज से 10 साल बाद ऑटो रिक्शा चलाओगे और बोलोगे जस्टिस फॉर माई सेल्फ नहीं किया मैंने, जस्टिस फॉर। मेरा एक टीचर था, बहुत ही तगड़ा टीचर इलाहाबाद के, मिस्टर गौरव गोयल सर। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम विद माय हार्ट। मेरे बचपन के टीचर थे, क्लास 10 में मेरी मैथ्स काफी इंप्रूव कराई उन्होंने, मतलब प्रैक्टिस कराई। वो मेरे हम लोग को एक ही चीज बोलते थे कि 5 साल बाद तुम जब मैकडॉनल्ड्स में जब बर्गर भेजोगे तब तुमको समझ में आएगा लाइक क्या है। तो पता नहीं वैसा क्यों बोलते थे, मैं बड़ा हुआ मुझे लगा यार बर्गर बेचना तो बहुत ही अच्छा काम है, खाने को भी मिल जाएगा, बर्गर की महक भी आएगी दिन भर। पता नहीं, आई डोंट नो गौरव सर को क्या। आई रियली रिस्पेक्ट गौरव सर। सो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे इलाहाबाद के, ठीक है। तो जस्टिस दो, ले लो जस्टिस, तुम जस्टिस लीग ले लो पूरी। गाली मिल गई तुमको तो तुम भी तो दिन भर यहाँ के गाली गलौज करते हो, पलट के गाली मिल गई तो क्या दिक्कत है। वाली स्टोरी नहीं सुनी स्वामी जी वाली कि तुमने मेरी झोली में 2 अंडे दिए पर मैंने वो अंडे नहीं लिए, तो वो अंडे मेरे नहीं है। तो वही बात है, तुमने मेरी झोली में 2 गालियां दी, वो मैंने नहीं ली तो मुझको नहीं लगी। क्लियर हुई। क्या है, शो दैट द मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी। बेटा ये कल करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।